हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो मॉडर्न डिजीजेस दी हुई हैं मेडिसिन काय चिकित्सा में, वो हम सारी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्रोंकियल अस्थमा से। ठीक है, तो ब्रोंकियल अस्थमा क्या है कि ये एक इन्फ्लामेटरी क्रोनिक इन्फ्लामेटरी चेंजेस होते हैं किसमें, टीबीटी में, यानी ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री में, ड्यू टू एक्सेसिव रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द स्ट्यूमुलाई। दिस स्ट्यूमुलाई मे बी एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स, और इसमें 3 मेन कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब इस डिजीज के, डिज्निया, कफिंग एंड वीजिंग। ठीक है, तो अभी आप बस इतना ध्यान रखिए, ब्रोंकियल अस्थमा की डेफिनेशन क्या है कि ये क्रोनिक इन्फ्लामेटरी, मतलब बहुत एक दिन में किसी को ब्रोंकियल अस्थमा नहीं होता। ठीक है, तो ये क्रोनिक है, इन्फ्लामेटरी डिजीज है। ठीक है, अभी जब हम इसकी पैथोलॉजी पढ़ेंगे ना तो हम समझ जाएंगे कि क्यों इसको इन्फ्लामेटरी डिजीज बोला गया है। और चेंजेस होते किसमें, ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री में। तो ट्रेकिया से प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, वो जो पूरा पाथवे है एयर ट्रांसपोर्ट का, एयर जिस पाथवे से अंदर जाती है, उस पूरे पाथवे का नाम होता है टीबीटी। ठीक है, उस टीबीटी में कुछ इन्फ्लामेटरी चेंजेस होते हैं। ठीक है, और वो चेंजेस क्यों हो रहे हैं, थोड़ा सा भी कोई भी एक्सटर्नल चीज़ का स्टिमुलस मिल रहा है उसको, और वो तुरंत फिर स्पाज्म में चली जा रही है। ये चीज़ ना आपको थोड़ी सी बेटर समझ में आएगी जब एक बार पैथोलॉजी डिस्कस कर लेंगे, इसकी पैथोफिजियोलॉजी, उसके बाद मैं वापस ये आपको डेफिनेशन एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि प्रेवलेंस किस में होता है ब्रोंकियल अस्थमा का। तो ये क्या है कि अकर किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रिवलेंट किस में, अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ में। ठीक है, और चिल्ड्रंस में क्या है कि इट इज़ मोर, बच्चों की बात करें तो मेल्स में ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि उनमें T3 लेवल बहुत हाई होता है। मेल्स इन मेल्स ड्यूरिंग चाइल्डहुड ड्यू टू इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन लेवल। ठीक है, अब मैंने पीछे बात की थी टीबीटी की, मैंने क्या कहा था, ब्रोंकियल अस्थमा क्या होता है, क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी चेंजेस है किसमें, टीबीटी में। तो टीबीटी क्या होता है, यही होता है, ये जो एयर फ्लो होने का जो पाथवे है, किस तरीके से अंदर जाती है, वो ही होता है। ठीक है, तो सबसे पहले होता है ट्रेकिया, ट्रेकिया से आगे चल के बनता है ब्रोंकाई, फिर बनता है प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, टर्जरी ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, और वही आगे चल के बन जाते हैं एल्वोलार डक्ट, और उससे आगे बनता है एल्वोलार सेक। ठीक है, तो ये पूरा टीबीटी है। इस टीबीटी में जब भी इन्फ्लामेटरी चेंजेस होंगे, क्रोनिक इन्फ्लामेटरी चेंजेस होंगे, तो वो डिजीज कहलाएगी ब्रोंकियल अस्थमा। ठीक है, अब जो अस्थमा है वो 2 तरीके का होता है, वो होता है कि एक्सट्रेंसिक, एक होता है इंट्रेंसिक। ठीक है, एक्सट्रेंसिक के ही और कुछ नाम है, जैसे कि एलर्जिक, एटोपिक, अर्ली ऑनसेट, चाइल्डहुड अस्थमा। इंट्रेंसिक के दूसरे नाम है नॉन एलर्जिक, नॉन एटोपिक, लेट ऑनसेट एंड एडल्टहुड अस्थमा। ठीक है, अब ये 2 अस्थमा क्या होते हैं, एक्सट्रेंसिक अस्थमा क्या है, इंट्रेंसिक अस्थमा क्या है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो एक्सट्रेंसिक अस्थमा है उसका फर्स्ट एपिसोड कब आता है, सबसे पहले वो पकड़ में आता है चाइल्डहुड में। ठीक है, क्योंकि ये सबसे, इसका जो फर्स्ट एपिसोड है चाइल्डहुड में देखने मिलता है, इसीलिए इसको चाइल्डहुड अस्थमा कहते हैं। इंट्रेंसिक क्या है कि बड़े लोगों में देखने को मिलता है, एडोलसेंस में दिखता है, इसीलिए इसको एडल्टहुड अस्थमा कहते हैं। अब जो एक्सट्रेंसिक है, इसमें कोई ना कोई एलर्जन मौजूद रहेगा। ठीक है, और भी कुछ, जैसे आर्टिकेरिया अगर आपने सुना हो, एक्जिमा आपने सुना हो, ठीक है, राइनाइटिस, ये सब क्या है, कोई ना कोई एलर्जी है इन पेशेंट्स में। पर्टिकुलरली आर्टिकेरिया में क्या है कि पूरी बॉडी में रेड कलर के रैशेज हो जाते हैं, ऐसी एक्जिमा भी क्या है, एक स्किन डिजीज है। ठीक है, और राइनाइटिस माने रनिंग नोज। ठीक है, ये आपने बहुत कॉमनली देखा होगा, डस्ट वगैरह से एलर्जी हो जाती है, रनिंग नोज हो जाती है, तो वहाँ पे डस्ट क्या है, एक एलर्जन के जैसा काम कर रही है। तो ये जो एक्सट्रेंसिक अस्थमा है ना, इसमें भी एलर्जन की हिस्ट्री मौजूद रहती है। ठीक है, लेकिन जो इंट्रेंसिक अस्थमा है, यहाँ पे कोई एलर्जन की हिस्ट्री नहीं रहती है। ठीक है, एलर्जन की हिस्ट्री किस फॉर्म में रहती है कि जो एक्सट्रेंसिक अस्थमा के पेशेंट होंगे ना, इनकी हिस्ट्री होगी कि ना आर्टिकेरिया है, एक्जिमा है, राइनाइटिस है, साइनोसाइटिस है, इस तरीके की डिजीज भी होती हैं। ठीक है, इसके अलावा अब एलर्जी, जिसमें एलर्जन पॉजिटिव है उसमें ही एलर्जी टेस्ट पॉजिटिव होगा, तो वो किस में होगा, एक्सट्रेंसिक में, इंट्रेंसिक में नेगेटिव होगा। IgE का लेवल किस में ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, IgE एक ऐसी एंटीबॉडी है जो कि कहाँ बढ़ेगी, एलर्जिक कंडीशंस में बढ़ती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगी, मोर देन नॉर्मल, बड़ी हुई मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे एलर्जन प्रेजेंट है। ठीक है, एलर्जिक रिएक्शन हो रही है, लेकिन इंट्रेंसिक वाले में क्या है कि नॉर्मल लिमिट में रहेगा। अब अदर टाइप्स ऑफ अस्थमा। ठीक है, अभी हमने टाइप्स ऑफ अस्थमा डिस्कस कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ अस्थमा में हमने अभी एक देखा है कि एक होता है एक्सट्रेंसिक अस्थमा, दूसरा होता है इंट्रेंसिक अस्थमा। ठीक है, अस्थमा क्या होता है, क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी चेंज हो रहे हैं किसमें, टीबीटी में, ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री। ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री क्या है, हमने अभी पूरा पीछे फ्लो चार्ट डिस्कस किया। ट्रेकिया से होता है ट्रेकिया से क्या होता है, ब्रोंकाई, फिर होता है प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, टर्जरी ब्रोंक्यूल। ठीक है, उसके बाद क्या होता है,
टर्मिनल ब्रोंक्यूल, फिर एल्वुलार डक्ट, एल्वुलार सैक, ठीक है। इस तरीके से पूरा जो है टीबीटी रहता है। इसमें कभी भी क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी चेंजेस होंगे किसी भी स्टिमुलस की वजह से, वो स्टिमुलस एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, उस डिजीज को हम कहते हैं ब्रोंकियल अस्थमा, ठीक है। अभी हमने 2 टाइप डिस्कस कर चुके हैं, एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक। अब हम उसके फर्दर टाइप डिस्कस कर रहे हैं। एक होता है गैस्ट्रिक अस्थमा, ठीक है। इसको मैं समझा देती हूँ, बाकी आप फिर हम इसको रीड कर लेंगे। देखिए इसमें क्या होता है, ये गैस्ट्रिक अस्थमा जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि जीआईटी का यहाँ पे कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट होगा। तो गैस्ट्रिक अस्थमा किन पेशेंट्स में होगा, उन पेशेंट्स में जिनको GERD है, यानी कि गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज जिन पेशेंट में है, उसकी वजह से क्या है, एसिड उनका ऊपर आता है, ठीक है। ऊपर आके क्या होता है, वो ट्रेकिया में एंटर कर जाता है। जब वो ट्रेकिया में एंटर कर गया, अब वो वहां पे तो एक फॉरेन बॉडी के जैसा काम कर गया, ठीक है। तो वो क्या है, उसके रिस्पॉन्स में जो है पूरा टीबीटी स्पाज्म में चला जाता है, ठीक है। और स्पाज्म में जाने की वजह से क्या होता है कि ब्रोंकियल अस्थमा जैसे सिम्टम्स आने लगते हैं, और इसी चीज को कहते हैं ब्रोंकियल अस्थमा। तो ये इसी चीज को हम कहते हैं गैस्ट्रिक अस्थमा, ठीक है। तो जो भी गैस्ट्रिक अस्थमा का पेशेंट कभी ओपीडी में आएगा तो उसमें एक चीज पक्का होगी, वो होगी हाइपर एसिडिटी की हिस्ट्री प्रेजेंट, ठीक है। तो देखिए लिखा है कि इट इज सीन इन द पेशेंट्स ऑफ GERD ड्यू टू रिफ्लक्स सिक्रीशन। क्या होता है, ईसोफेगस से ट्रेकिया में एसिड चला जाता है, इसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लेमेटरी चेंजेस हो जाते हैं म्यूकोजा ऑफ ट्रेकिया एंड टीबीटी में, ठीक है। इसी इन्फ्लेमेटरी चेंजेस की वजह से क्या है, सिम्टम्स अस्थमा के जैसे अपीयर होते हैं। इस तरीके के पेशेंट अगर ओपीडी में आएंगे तो उनकी एक हिस्ट्री भी होगी, आपको पूछने पे पता चलेगा कि उनमें हाइपर एसिडिटी प्रेजेंट है, ठीक है। अब दूसरा टाइप का अस्थमा आता है कार्डियक अस्थमा। जैसे वहाँ पे था गैस्ट्रिक अस्थमा, GIT का इन्वॉल्वमेंट था वहाँ पे, है ना। तो कार्डियक अस्थमा, यहाँ पे हार्ट का इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ पे क्या होता है कि आपको वो कार्डियक साइकिल किस तरीके से चलती है वो आपको पता ही होगा कि राइट साइड जो हमारा हार्ट है, राइट साइड हार्ट में क्या होता है, सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ठीक है। लेफ्ट साइड में क्या है, सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम जो है ना, ऊपर वाला जो लेफ्ट एट्रियम है उसमें क्या है, मैं एक बार ड्रॉ करके बताती हूँ आपको। देखिए ये हमारे लंग्स हो गए, ठीक है, ये हार्ट हो गया, ठीक है। अब क्या होता है, ये राइट साइड हो गई, ये राइट साइड हो गई, ये लेफ्ट साइड हो गई। तो यहाँ पे क्या होगा, जितना भी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सब यहाँ पहुंचेगा राइट एट्रियम में, ठीक है। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से कहाँ पहुंचता है, लंग्स में ऑक्सीजनेट होने के लिए, ठीक है। अब लंग्स से जब ऑक्सीजनेट हो जाता है ना तो वो कहाँ पहुंचता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, सॉरी लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम से नीचे आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, अब वापस से ये पहुंच जाएगा पूरा बॉडी में, ठीक है। इस तरीके की साइकिल चलती है। तो कार्डियक अस्थमा के पेशेंट में क्या होता है कि कार्डियक अस्थमा के पेशेंट में कुछ देखो, लंग्स का इन्वॉल्वमेंट कहाँ से हो रहा है, लेफ्ट साइड से हो रहा है, ठीक है। मेनली यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम, ब्लड आ कहाँ पे रहा है, लेफ्ट वाले में आ रहा है। तो इस तरीके के जो पेशेंट्स होते हैं ना, इनमें क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल का फेलियर, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल के फेलियर की वजह से क्या होगा, देखो अब मान लीजिए यहाँ पे ब्लड भर गया, ठीक है, यहाँ ठीक है सब, यहाँ ब्लड भर गया। अब ये क्या करेगा, ये तो नीचे फेंकेगा, ठीक है। अब जो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है ये हो रखा है फेल, ठीक है, ये काम नहीं कर रहा। तो क्या होगा, ये जब काम ही नहीं कर रहा तो पंप बाहर करेगा नहीं, बॉडी में जाएगा नहीं, तो वो ब्लड ना यहीं पड़ा रहेगा। ऊपर से भी कितना ही ले पाएगा, जितनी इसकी कैपेसिटी है उतना ही ले पाएगा, उससे ज़्यादा तो फिर नहीं ले पाएगा ना। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे वो ब्लड आगे जा नहीं रहा है, यहीं पे पड़ा हुआ है। तो अब ये भी नीचे नहीं भेज पा रहा, एट्रियम भी नीचे नहीं भेज पा रहा, तो इसमें भी ब्लड जमा होने लगेगा, इन दोनों में जमा हो रहा है। तो अब इसकी वजह से क्या, लंग्स भी यहाँ पे नहीं ब्लड भेज पाएंगी। क्यों, क्योंकि अब नीचे जाने की जगह ही नहीं है, ठीक है। आप बर्तन में पानी तभी डालेंगे ना जब उसमें जगह है, जब पानी में बर्तन में जगह ही नहीं है तो वो सब तो गिर जाएगा ना। तो ऑब्वियस ही बात है, जब यहाँ जगह ही नहीं है, ऑलरेडी पूरा फिल्ड है लेफ्ट साइड ब्लड से, क्योंकि आगे पंप नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ब्लड जाएगा नहीं इसमें। तो क्या होगा, ये सब जो है वापस से लंग्स में जाने लगेगा, लंग्स में ही ये ब्लड एक्यूमुलेट होने लगेगा। जब लंग्स में एक्यूमुलेट होने लगेगा तो उससे क्या होता है कि लंग्स में कंजेशन हो जाता है, ठीक है। कंजेशन होने की वजह से क्या है कि वहाँ पे अस्थमैटिक मतलब अस्थमा के जैसे सारे सिम्टम्स आने लगते हैं। तो यही चीज़ जो है यही चीज़ जो है कार्डियक अस्थमा कहलाती है, ठीक है। जो मैंने आपको समझाया वो आपने ध्यान रखना है। तो लिखा है इट इज सीन इन द पेशेंट्स ऑफ एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर। इसमें क्या होता है, कॉज बाय एमआई और एरिथमिया की वजह से उनका हार्ट फेल हो सकता है। इसमें फेलियर की वजह से क्या है, पेशेंट डेवलप पल्मोनरी एडिमा, जैसे मैंने बताया कि ब्लड वापस से लंग्स में ही जमा होने लगेगा, और क्या होगा, ब्रोंकियोस्पास्टिक चेंज होने लगेंगे, जो कि आगे चल के एस्थमेटिक एपिसोड में बदल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा ये थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट है कि कोई सीवियर एनीमिक पेशेंट्स है, ठीक है, एक्यूट सीवियर एनीमिक पेशेंट है, तो उसके क्या है, चारों के चारों चेम्बर की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। क्यों, बॉडी में ब्लड है नहीं,
हाइपोक्सिया हो रहा है पेशेंट को, हार्ट को लगेगा मेरी गलती है, तो वो क्या करेगा, तेजी से काम करने लगेगा। अगर जिसकी कैपेसिटी 100 ml ब्लड बॉडी में पहुंचाने की है, आप उससे 1 लीटर ब्लड पहुंचवाएंगे, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, ठीक है ना, तो उससे 1 लीटर पहुंचाएंगे तो क्या है, वो बहुत ज़्यादा उसे काम करना पड़ेगा ना, तो एकदम वो स्वेल हो जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए अगर कोई एक्यूट सीवियर एनीमिक पेशेंट है तो उसके चारों के चारों चैम्बर की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट है कि बीपी हम लोग मेजर करते हैं ब्रेकियल आर्टरी में एंड पल्स हम मेजर करते हैं रेडियल आर्टरी में, ठीक है। अब तीसरे तरीके का अस्थमा आता है नॉक्टर्नल अस्थमा, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसका जो एपिसोड है वो रात में आएगा। तो इन नॉक्टर्नल अस्थमा क्या होता है, देयर इज अस्थमेटिक अटैक स्पेशली ड्यूरिंग द नाइट टाइम। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो है फिजियोलॉजिकल फॉल इन FEV1 फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम एट 1 सेकेंड, ठीक है। इसमें क्या होता है, फॉलोइंग रीजंस की वजह से ऐसा हो सकता है कि क्यों ये जो FEV1 है ये क्यों कम हुआ है और क्यों अस्थमेटिक अटैक आया है, ठीक है। एक तो ये कि टेम्परेचर कम है बाहर का, ठीक है, क्योंकि फॉल इन टेम्परेचर, इसकी वजह से क्या होता है, लोकल ट्रॉमा हो जाता है TBT में। जैसे कहीं पे भी चोट लगती है तो वहाँ पे क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है। जैसे ही इन्फ्लेमेशन होगा और म्यूकस सिक्रीशन भी वहाँ बढ़ जाएगा। इसकी वजह से क्या है कि जो नैरोइंग है, जो रेस्पिरेटरी पाथवे है ना पूरा TBT, वो पूरा नैरो हो जाएगा। वहाँ पे इनफ ऑक्सीजन और एयर की सप्लाई नहीं हो पाएगी और यही चीज़ आगे चल के अस्थमा बनेगी, ठीक है। अब बात करते हैं और क्या कारण है नॉक्टर्नल अस्थमा के, तो कि ये रात में जो है एड्रेनालिन लेवल जो है कम हो जाता है। इसके अलावा रात में क्या है कि वेगल टोन में भी चेंजेस आते हैं। ये तीनों ही फैक्टर, एक तो टेम्परेचर, दूसरा ये फॉल इन एड्रेनालिन लेवल और तीसरा ये वेगल टोन के चेंजेस, ये तीनों ही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं नॉक्टर्नल अस्थमा के लिए, ओके। तो हमने देखिए अभी तक सिर्फ अस्थमा की डेफिनेशन पढ़ी है, अस्थमा का एक्सट्रेंसिक इंट्रेंसिक टाइप पढ़ा है, फिर हमने पढ़ा है गैस्ट्रिक अस्थमा, कार्डियक अस्थमा एंड नॉक्टर्नल अस्थमा। अब हम पढ़ेंगे पैथोजेनेसिस क्या है, ठीक है, वो डिजीज कैसे किस तरीके से हो रही है। तो सबसे पहले क्या है, एंट्री ऑफ एंटीजन, कोई भी ऐसे एंटीजन बॉडी में आया, ठीक है, जिसके अगेंस्ट हथियार अब बनेंगे, ओके। तो एंटीजन आया, इसने क्या करा दिया, बहुत सारे केमिकल मीडिएटर्स को रिलीज करा दिया, ठीक है, जैसे कि हैं इंटरल्यूकिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, एंडोथिलिन्स, ठीक है। अब ये सब क्या करेंगे, केमिकल मीडिएटर्स, ये सब जाके एक्टिवेट करेंगे वेरियस इन्फ्लेमेटरी सेल्स को, ठीक है, जो भी इन्फ्लेमेशन कराने वाले सेल्स हैं उन सबको ये लोग जाके एक्टिवेट कर देंगे, ठीक है। अब उससे होगा क्या, इन इन्फ्लेमेटरी सेल्स के एक्टिवेशन से होगा क्या, 4 चीज़ें होंगी। पहला तो ये कि नेक्रोसिस होने लगेगा एपिथेलियल सेल का, ठीक है। TBT में जो भी एपिथेलियल सेल्स की लेयरिंग है उनका नेक्रोसिस होने लगेगा, वो डेड होने लगेंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा, यही इन्फ्लेमेटरी सेल्स क्या करते हैं, म्यूकस का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा म्यूकस बढ़वा देंगे। तीसरा ये क्या करेंगे, ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन करा देंगे, इन्हें लगेगा बाहर से कोई चीज़ आ रही है, ये हमारे लिए हार्मफुल है, चलो फटाफट हम जो है पूरा सिकुड़ जाएं। जब सिकुड़ जाएंगे तो अंदर कुछ जा ही नहीं पाएगा, तो स्पाज्म हो जाता है, ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन हो जाता है। और चौथा ये क्या करेंगे, एक्सुडेट फॉर्म करेंगे, डेड सेल्स को बढ़ा देंगे। इन सबसे अल्टीमेटली क्या होता है, जो TBT का पाथवे है ना, TBT का जो ल्यूमेन है, ठीक है, वो नैरो हो जाता है। नैरो होने की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, यही आगे चल के अस्थमेटिक अटैक बनता है, ठीक है। अब जो ये पेशेंट्स हैं, हमारे में भी तो फॉरेन पार्टिकल जा रहे हैं, हम में भी तो एंटीजन जा रहा है, हमें क्यों नहीं हो रहा अस्थमा है, सब लोगों को क्यों नहीं हो रहा अस्थमा, कि इन स्पेशल लोगों में ही ऐसा क्या है, ठीक है। तो इन स्पेशल लोगों में क्या है कि कोई भी एक नॉर्मल एंटीजन है, ठीक है, वो आप में भी है, मतलब डस्ट मेरे अंदर भी जा रही है, आपके अंदर भी जा रही है, ठीक है, और वो 3rd पर्सन पेशेंट के अंदर भी जा रही है। हमें नहीं हो रहा अस्थमा, लेकिन वो तीसरे बंदे को अस्थमा हो जा रहा है, क्यों, क्योंकि उसकी बॉडी उस डस्ट पार्टिकल को हाइपर सेंसिटिव हो रखी है उसके अगेंस्ट, ठीक है। और ये हाइपर सेंसिटिविटी कैसे डेवलप होती है, देखिए यहाँ पे बताया हुआ है कि सेंसिटाइजेशन ऑफ अस्थमेटिक पेशेंट किस तरीके से ये हो रहा है। तो लिखा है फर्स्ट टाइम एंट्री ऑफ एलर्जन, जैसे ही उस पेशेंट में एलर्जन घुसा, अब क्या होगा, ये एलर्जन या जो भी एंटीजन है ये क्या करता है, ये एंटीजन को पहुंचाया जाता है लिम्फ नोड पे, ठीक है। मान लीजिए सांस लेने से वो अंदर गया तो आसपास में जो एक्सिलरी लिम्फ नोड है ये वहाँ पे इसको पकड़ के ले जाएंगे न्यूरॉन्स। ये एक जैसे पुलिस वाले चोर को पकड़ के कहाँ ले जाते हैं, चौकी में, ठीक है, पुलिस स्टेशन में लेके जाते हैं। तो उसी तरीके से ये एलर्जिन भी क्या, एक चोर है, ठीक है। ये घुसा अंदर तो क्या किया, डेंड्राइटिक सेल्स जो है वो पुलिस वाले हैं, तो इस चोर को पकड़ के कहाँ ले गए, लिम्फ नोड में, लिम्फ नोड इस पुलिस चौकी, तो वहाँ ले गए ये उसे, ठीक है। वहाँ जाके क्या हुआ, वहाँ जाके लिम्फोसाइट्स अकर विच कॉजेज फॉर्मेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबिन IG, ठीक है। अब जब ये वहाँ पहुँचे तो पुलिस चौकी में क्या होगी, उनकी मार पिटाई होगी। मार पिटाई करने के लिए हथियार चाहिए, डंडे वगैरह चाहिए, तो वो डंडे क्या है, यही है लिम्फोसाइट्स हैं, ठीक है। ये लिम्फोसाइट्स ने क्या किया, एक्टिवेट किया एंटीबॉडीज़ को कि चलो अब इन चोरों को पीटेंगे। चोर कौन है, जो एलर्जेंस है, ठीक है। तो इन चोरों को पीटने के लिए अब वहाँ पे पुलिस स्टेशन में तैयार किए गए
हथियार, वो हथियार क्या है, एंटीबॉडीज, IgE, ठीक है। अब ये IgE क्या करेगी, IgE अटैचेज ऑन द सरफेस ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी सेल्स का बार बार यहाँ पे कहने का मतलब है WBCs, ठीक है। तो ये जो IgE क्या है, वो मास्ट सेल और मैक्रोफेजेस, ये दो टाइप के WBCs होते हैं, इनके ऊपर आके चिपक जाती है। अब जब वो चिपक गई तो क्या होगा, नाउ दी सेल्स रीचेज इनटू म्यूकोजा ऑफ द TBT, क्योंकि ये ब्लड में ही घूम रहे हैं तो ये मास्ट सेल वहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है। अब जब सेकेंड टाइम एक्सपोजर होगा ना, तो सेकेंड टाइम में जैसे ही आएगा तो पहचान लेंगे, अच्छा ये तो वही चोर है जिसके लिए हम हथियार बना के बैठे। पहली बार में इनके पास हथियार नहीं था, दूसरी बार में ये हथियार और सिपाही सब लेके बैठ गए। आप समझिए कि मास सेल्स एंड मैक्रोफेजेस आर द सिपाही, और जो IgE है, ठीक है, एंटीबॉडी, ये हथियार है। किसको मारने के लिए, वो एलर्जिन को मारने के लिए। पहली बार में तो ये कुछ नहीं कर पाए, दूसरी बार में ये बिल्कुल हथियार लेके तैयार है भाई, कि मास सेल और मैक्रोफेजेस IgE एंटीबॉडी लेके बिल्कुल तैयार बैठे हुए कि जैसे ही एलर्जिन वापस से घुसेगा हम इसे मार देंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि अब वो फिर से घुसता है वो एलर्जिन, तो जैसे ही एलर्जिन घुसेगा, एलर्जिन एंटीबॉडी रिएक्शन टेक्स प्लेस, और क्या होता है, ये मास सेल का डीग्रेनुलेशन है, मास्ट सेल फट जाता है, ठीक है, एकदम से एक बॉम्ब के जैसा होता है मास्ट सेल, और वो फट जाता है। फटते ही क्या होता है कि इससे क्या होता है, हिस्टामिन रिलीज होता है, ठीक है, इसके अंदर हिस्टामिन भरा होता है, IgE एंटीबॉडी ये सब भरे हुए होते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, तुरंत ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, जो पूरा TBT है ना वो एकदम सिकुड़ जाता है, ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन हो जाता है वहाँ पे, ठीक है, और इसी से हो जाता है अस्थमा का अटैक, ठीक है। ये सारी कहानी थी अस्थमेटिक पेशेंट्स की। अब हम बात करेंगे क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये अस्थमा का जो अटैक है ना वो बढ़ जाता है, प्रेसिपिटेट होता है। तो अस्थमा को प्रेसिपिटेट करने वाले क्या क्या फैक्टर्स हैं, पहले हैं ड्रग्स, ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स। देखो जो बीटा रिसेप्टर्स होते हैं, इनका काम होता है कहीं पे भी रिलैक्सेशन करवाना, ठीक है, रिलैक्स करवाना। तो अगर आप बीटा को बंद कर देंगे तो अब वो रिलैक्स करवाने वाला काम तो हो नहीं पाएगा बॉडी में, तो अब क्या होने लगेगा, कंस्ट्रिक्ट होने लगेगा, क्योंकि जो रिलैक्स करवा रहा था बीटा रिसेप्टर उसको तो आपने ब्लॉक कर दिया, तो अब क्या होने लगे, कंस्ट्रिक्शन होने लगे। तो ऐसी ड्रग्स जो कि बीटा ब्लॉकर्स हैं वो लेंगे तो यहाँ पे अस्थमा का अटैक प्रेसिपिटेट होगा। हो ही क्यों रहा है वो, क्योंकि जो TBT है उसमें कंस्ट्रिक्शन हो रहा है ना, तो वो चीज़ यहाँ पे होने लगेगी। अब ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है कि ATT का जो ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, ट्यूबरकुलर का जो एंटी ट्यूबरकुलर जो ट्रीटमेंट होता है, इसमें क्या होता है कि एक स्ट्रेप्टोमाइसिन ड्रग होती है, ठीक है, वो हम वहाँ चलाते हैं, लेकिन प्रेग्नेंट लेडीज़ में हमें स्ट्रेप्टोमाइसिन ATT में नहीं चलानी है। क्यों, क्योंकि अगर हमने चलाई तो बच्चे की 8th क्रेनियल नर्व जो कि वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व है वो डैमेज हो जाएगी और बच्चा जो है बहरा पैदा होगा, ठीक है। ये थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट है। अब ये भी एक्स्ट्रा है कि ड्रग ऑफ चॉइस इन डायबिटीज़, प्रेगनेंसी में तो इंसुलिन होती है, BP बढ़ा हुआ है प्रेगनेंसी में तो मिथाइल डोपा दिया जाता है, ठीक है। बीटा ब्लॉकर्स के बारे में बताया हुआ है कि नॉन कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर शुड नॉट बी गिवन टू अस्थमेटिक पेशेंट, दीज कॉजेज सीवियर ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन एंड प्रेसिपिटेट अस्थमा, जैसा मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स कैन बी गिवन। कार्डियो सेलेक्टिव माने कि वो केवल हार्ट के बीटा रिसेप्टर को ही ब्लॉक करेंगे, पूरी बॉडी में मौजूद बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक नहीं करेंगे, ठीक है। इसके अलावा और क्या प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हैं जिससे अस्थमा बढ़ जाता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, हैवी एक्सरसाइज है, इमोशनल स्ट्रेस है, एक्सेसिव कोल्ड एनवायरनमेंट है, ठीक है। अब क्लिनिकल फीचर्स क्या है, 3 ही मेन चीज़ें मिलती हैं, एक मिलता है कफिंग, डिजनिया, सांस लेने में दिक्कत, और फीलिंग ऑफ टाइटनेस अराउंड द चेस्ट, ठीक है। कफिंग में क्या है कि अगर इफ़ द पेशेंट ऑफ अस्थमा इनिशियली प्रेजेंट्स विद ड्राई कफिंग विच लेटर ऑन बिकम्स प्रोडक्टिव इन नेचर, यानी कि स्पूटम निकलने लगेगा उसमें बाद में, एसोसिएटेड विद बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं जब हम अस्थमेटिक पेशेंट्स का एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा देखने के लिए। जनरल एग्जामिनेशन में हम क्या क्या पता कर सकते हैं, टाइप ऑफ कफिंग कैसी है, रेस्पिरेटरी रेट देखेंगे, जनरली हमें टेकिपनिया मिलेगा यहाँ पे, साइनोसिस देखेंगे, क्लबिंग देखेंगे। सिस्टमिक एग्जामिनेशन में क्या करेंगे हम, इन अस्थमेटिक पेशेंट सिस्टमिक एग्जामिनेशन में इंस्पेक्शन एंड ऑस्कल्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑस्कल्टेशन पे हमें क्या मिलेगा, पॉलीफोनिक वीजेस सुनाई आएंगी। वीजेस क्या हो, देखो वीजेस जो है स्वीट विस्लिंग साउंड्स होती है, ठीक है, ये 2 तरीके की होती है, तो मोनोफोनिक एक होती है पॉलीफोनिक। मोनोफोनिक ऐसी वीजेस होती हैं जो सेम इंटेंसिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक साउंड होती है, मतलब एक आप पूरी लंग में कहीं पे भी सुन लीजिए वो सेम ही सुनाई देगा, ठीक है। लेकिन जो पॉलीफोनिक है ये जो डिफरेंट साउंड होती है, आप लंग, जैसे ये लंग्स हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ पे सुनेंगे तो अलग आएगी, यहाँ सुनेंगे तो अलग आएगी, यहाँ सुनेंगे तो अलग आएगी, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग। हो सकता है कि कहीं अगर आपने इसी पॉइंट पे 2 बार सुन लिया तो भी अलग अलग सुनाई दी, ठीक है, तो वो होती है पॉलीफोनिक वीजेस। तो इस तरीके की पॉलीफोनिक वीजेस आर हर्ड इन
ब्रोंकियल अस्थमा विच मे और मे नॉट बी एसोसिएटेड विद फाइन क्रेप्ट्स। क्रेप्ट्स होती है क्रैकलिंग साउंड, ठीक है। और इंस्पेक्शन पे क्या मिलेगा, नो सिग्निफिकेंट चेंजेस इन एक्यूट केसेस। लेकिन जो क्रोनिक एस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं उनकी जो चेस्ट वॉल की सिमेट्री होती है ना, चेस्ट वॉल देखने में वो भी थोड़ी सी अल्टर्ड हो जाती है। फिर यहाँ पे बताया है वीजेस और क्रेप्ट्स क्या है, तो मैंने क्रेप्ट्स जैसे बताया क्रैकलिंग साउंड होता है, वीजेस होता है स्वीट विस्लिंग साउंड, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टिगेशन में हम क्या क्या करवा लेंगे, तो सीबीसी करवा लेंगे, टीएलसी डीएलसी करवा लेंगे, ठीक है। नॉर्मल डब्ल्यूबीसी का जो काउंट है वो होता है 4 to 11,000। न्यूट्रोफिल्स जो है न्यूट्रोफिल्स जो डब्ल्यूबीसीज हैं वो बढ़ते हैं एक्यूट इन्फेक्शन के केस में, और लिम्फोसाइट्स जो है वो क्रोनिक इन्फेक्शन के केस में बढ़ते हैं। इसके अलावा और क्या इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, चेस्ट एक्सरे, पीएफटी करवा देंगे, ठीक है। स्पूटम एग्जामिनेशन करवा देंगे हम लोग, एबीजी गैस एनालिसिस करवा देंगे। इससे हमें क्या पता चलेगा, पीएच, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। अब बात करते हैं चेस्ट एक्सरे की। तो चेस्ट एक्सरे जो है हम दो तरीके से देखा जाता है, एक होता है पीए व्यू, एक होता है एपी व्यू, ठीक है। कभी भी डॉक्टर आपके पर्चे में लिखेगा चेस्ट एक्सरे करवा के लाइए तो वो ज़रूर मेंशन करेगा कि एपी व्यू करवा के लाइए और या पीए व्यू करवा के लाइए, ठीक है। एंटीरियो पोस्टीरियर या पोस्टीरियो एंटीरियर। जो पीए व्यू है इसको हम क्यों देखते हैं, टू विजुअलाइज लंग स्टेटस एंड प्लूरा। और चेस्ट एक्सरे का जो एपी व्यू है हम क्यों एंटीरियो पोस्टीरियर व्यू हम क्यों देखते हैं, एबनॉर्मेलिटी इन रिब केज और स्टर्नम, ठीक है। अब बात करते हैं किस तरीके से हम ब्रोंकियल अस्थमा को ट्रीट करते हैं। तो इसको ट्रीट करने के लिए क्या करते हैं, अवॉइड द प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर। जिन जिन चीज़ों से ये बढ़ रहा है उन सब चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा हाइपोसेंसिटाइजेशन ऑफ द कॉजिंग स्टिमुलाई, जिस भी कारण से ये हो रहा था वो सब हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उन सबको अवॉइड कर पाएँ। इसके अलावा अब बात करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट में हम लोग क्या कर सकते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट में हम लोग या तो मास्ट सेल स्टेबलाइजर दे सकते हैं, ठीक है, जिससे मास्ट सेल फटे ना और हिस्टामिन रिलीज ना हो ताकि ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन ना हो। दूसरा हम क्या, ब्रोंकियो डायलेटर दे देंगे। अब चलिए कोई बात नहीं, कंस्ट्रिक्शन हो गया, स्पाज्म हो गया, तो अब क्या, उसको खोल दें धीरे से, तो वो डायलेटर से होगा। एंटी इन्फ्लामेटरी, इन्फ्लामेशन की वजह से ही मेन काम हो रहा है, सारी पैथोलॉजी इन्फ्लामेशन के आसपास की है, तो हम एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देंगे। ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एगोनिस्ट भी हम यहाँ पे देंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स क्या क्या होते हैं, तो इसके नाम आपने याद रखने हैं। सोडियम क्रोमोग्लाइकेट डोज होता है, ये याद हो जाए तो ठीक है, कोई नहीं, वरना लेकिन नाम याद रखना है। निडोक्रोमिल, इसका भी डोज होता है 4 mg बीडी और टीडीएस, ये भी इनहेलेशन के थ्रू दिया जाता है, ठीक है। जो पंप लेते हैं उन सब में भी ऐसी ड्रग्स पड़ी हुई होती हैं। ब्रोंकियोडाइलेटर्स क्या क्या होती हैं, देखिए इसमें 3 क्लासेज हैं, एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट, एंटीकोलिनर्जिक एंड मिथाइलट्रिक्सिन। तो एड्रीनर्जिक के नाम है टर्ब्यूटालीन, एपिनेफ्रिन, साल्ब्यूटामॉल, बारब्यूटारॉल एंड फॉर्मेटरॉल, ठीक है। ये दोनों जो है इनहेलेटर्स के थ्रू दी जाती हैं। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स क्या क्या होती हैं, ये क्या करती हैं कि ये दीज कॉजेज ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन बाय ब्लॉकिंग कोलिनर्जिक कंस्ट्रिक्शन टोन। इसका एग्जांपल है आइपाट्रोपियम ब्रोमाइड। इसके अलावा मिथाइलट्रिक्सिन की बात करेंगे तो दीज ड्रग्स कॉजेज ब्रोंकियोडाइलेशन एंड स्पेशली कॉजेज म्यूकोसिलरी क्लियरेंस, ठीक है। जो वहाँ पे म्यूकस जमा हो रहा था ना टीबीटी में, उसको साइड करने का काम कौन करेगा, मिथाइलट्रिक्सिन। तो इसको हम, इसका एक ड्रग है डेरिफाइलिन, ठीक है, ये भी हम देंगे इंजेक्टेबल फॉर्म में। अब बात करते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। देखिए बेस्ट एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स आर स्टेरॉइड्स ओनली, तो हम यहाँ पे भी क्या देंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या करता है, एडिमा को कम करेगा एंड इरिटेबिलिटी को भी कम करेगा। इसके आईवी हम इंजेक्शन के फॉर्म में क्या क्या दे सकते हैं, हाइड्रोकॉर्टिसोन, डेक्स्टामेथासोन, बीटामेथासोन, ठीक है। ओरल खाने के लिए क्या दे देंगे, मिथाइल प्रेडनिसेलॉन। और इनहेलेटर वो जो पंप यूज़ करते हैं उसमें क्या क्या दे देंगे, फुल्टिकासोन और बेल्टोमिथाजोन। अब ल्यूकोट्राइंस क्या होते हैं, ल्यूकोट्राइंस जो है एंटी इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स होते हैं जो कि बॉडी के द्वारा बढ़ाए जाते हैं। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि इन्फ्लामेटरी सेल्स ही ल्यूकोट्राइंस है, तो इनके अगेंस्ट भी हमको देना पड़ेगा, तो वही होते हैं एंटागोनिस्ट। तो ये होता है मॉन्टिल्यूकास, ज़ेफिल्यूकास, ठीक है। ये सारी बातें हो गई। अब एक चीज़ आती है स्टेटस अस्थमेटिकस, ठीक है। ये इस पर एक शॉर्ट नोट आ जाता है। तो ये क्या होता है, ये अस्थमा का ही एक सीवियर स्टेज है, ये इमरजेंसी कंडीशन होती है, ठीक है। इट इज़ अ इमरजेंसी कंडीशन इन विच पेशेंट बिकम्स हाइपोक्सिक साइनोज ड्यू टू सीवियर ब्रोंकियोस्पाज्म, ठीक है। इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या देखने के लिए मिलेंगे, पेशेंट कांट स्पीक, ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, उसको हार्ट रेट कम होएगा, सेंट्रल साइनोसिस होने लगेगी, अल्टर्ड कॉन्शियसनेस रहेगा, अनरिकॉर्डेबल PEFR रहेगा और हाई
कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर रहेगा, लो पीएच ऑफ ब्लड रहेगा एंड साइलेंट चेस्ट वॉल्स। ऑस्कल्टेट करेंगे तो कुछ सुनाई नहीं देगा, ठीक है, वो होती है साइलेंट चेस्ट वॉल। इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, डायरेक्टली हमें पहले ऑक्सीजन थेरेपी देनी है, हाई डोज ऑफ बीटा-2 एगोनिस्ट। बीटा-2 मैंने आपको बताया था, बीटा रिसेप्टर क्या काम कर रहा है, डायलेशन का, रिलैक्सेशन का, तो उसके जैसे ही सहायक देंगे हम ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वेसल्स जो हैं वो रिलैक्स कर सकें। ब्रोंक्यूल्स, वेसल्स नहीं, टीबीटी में जो भी प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल है, ये सब रिलैक्स कर सके। इसके अलावा हम स्टेरॉइड्स भी दे देंगे इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस को रोकने के लिए। इफ पेशेंट इज नॉन रिस्पॉन्डिंग टू अबव ट्रीटमेंट देन IV aminophylline all given. If patient is not responding to this then put the patient on the ventilators। ठीक है, पहले आपको क्या करना है, ये सारी थेरेपी देनी है। इसके बाद भी पेशेंट नहीं आराम हो रहा है तो हमें क्या दे देना है, अमाइनोफाइलिन। ये एक ब्रोंकियोडाइलेटर है, लेकिन इसके बाद भी नहीं रिस्पॉन्स कर रहा है, स्टेप 1 देन स्टेप 2, इसके बाद भी नहीं करा तो स्टेप 3 में क्या करना है, वेंटिलेटर पर डाल देना है। तो ये हो गई सारी इसकी बातें। अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे अपना नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज निमोनिया। ठीक है, निमोनिया के बारे में देखें तो निमोनिया क्या होता है, एक्यूट और क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज ऑफ एल्वेलाई, डिस्टल एयरवे, इंटरस्टिशियल टिश्यू ऑफ लंग विच इज पैथोलॉजिकली कैरेक्टराइज्ड बाय कंसोलिडेशन ऑफ लंग पैरेन्काइमा अलॉन्ग विद ब्लड फिल्ड एल्वेलाई एंड इंटरस्टिशियल स्पेस। देखिए निमोनिया जो है एक इन्फेक्शियस डिजीज होती है। ठीक है, ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है और साथ ही साथ ये भी एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है। जो ब्रोंकियल अस्थमा था उसमें पूरा टीबीटी इन्वॉल्व हो रहा था, लेकिन निमोनिया में क्या क्या इन्वॉल्व हो रहा है, केवल एल्वेलाई। ठीक है, एल्वेलाई, इंटरस्टिशियल टिश्यू एंड डिस्टल एयरवे। डिस्टल एयरवे का मतलब वही है जो बिल्कुल एंड में टर्मिनल पार्ट्स होते हैं, एल्वेलार सैक, एल्वेलाई, ये ठीक है, जो टर्मिनल पार्ट्स हैं रेस्पिरेटरी पैसेज के वो इन्वॉल्व होंगे, और इंटरस्टिशियल टिश्यू माने कि लंग का पूरा टिश्यू इसमें इन्वॉल्व होगा। और जो इसका एक बेस्ट है, मतलब कि इसको देख के आप पक्का बता देंगे निमोनिया है, तो वो ये है कि इसकी जो लंग की पैरेन्काइमा है, लंग का जो पूरा टिश्यू है वो कंसोलिडेट हो जाता है, ठीक है, टाइट हो जाता है एकदम, तो वो है ये। इसके अलावा इसमें क्या होता है, एल्वेलाई में और इंटरस्टिशियल स्पेसेस में क्या है, ब्लड भी फिल्ड मिलेगा। अब देखिए अस्थमा में 3 चीज़ें मिल रही थी, कफिंग, डिज्निया एंड टाइटनेस अराउंड द चेस्ट, या वीजिंग भी कहेंगे उसको। ठीक है, वीजिंग उसको नहीं कहेंगे बट वीजिंग भी। यहाँ पे क्या मेनली मिलेगा, यहाँ पे क्लस्टर ऑफ साइन एंड सिम्टम्स मिलेंगे, ग्रुप ऑफ मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि एक इन्फेक्शियस डिजीज है, फीवर यहाँ मिलेगा, चिल्स यहाँ मिलेगा, बाकी कफ है, चेस्ट पेन यहाँ पे मिलेगा, स्पूटम प्रोडक्शन बहुत मिलेगा। ब्रोंकियल अस्थमा के में क्या था, इनिशियली नहीं मिल रहा था लेकिन लेटर ऑन स्टेजेस में मिल रहा था स्पूटम, यहाँ पे स्टार्टिंग से ही मिलेगा। रेस्पिरेटरी रेट यहाँ पे बढ़ा हुआ मिलेगा, प्रेजेंस ऑफ ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी, और ईगोफोनी फिनोमेना मिलेगा। ठीक है, ईगोफोनी फिनोमेना क्या होता है आगे हम देखेंगे। अब बात करते हैं निमोनिया के टाइप्स क्या होते हैं, लोबार निमोनिया, ब्रोंको निमोनिया, इंटरस्टिशियल निमोनिया एंड मिलेरी निमोनिया। कुछ और टाइप्स क्या होते हैं इसके, प्राइमरी निमोनिया, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया भी इसी को कहते हैं। दूसरा होता है सेकेंडरी निमोनिया, सेकेंडरी टू एनी अदर इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस। ठीक है, अब इसके प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, किन किन कारणों से ये हो सकता है। एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस, बच्चों में या एकदम बूढ़ों में होगा। डायबिटीज़ मेलाइटस के पेशेंट्स में हो जाएगा, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स में हो जाएगा। ठीक है, जो HIV है, डायबिटीज़ है, स्टेरॉइड्स पे जो पेशेंट चल रहे हैं, इन सब की इम्यूनिटी वीक हो जाती है। तो जो भी वीक इम्यूनिटी वाले पेशेंट्स हैं वो सब निमोनिया के शिकार हो सकते हैं। अब बात करते हैं और क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, अल्कोहल एंड स्मोकिंग, किसी तरीके की मैलिग्नेंसी है, पेशेंट विद अदर क्रोनिक डिजीज़। अब बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स के लिए कि हमें क्या क्या यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो इसके क्लिनिकल फीचर्स में हमें एक तो फीवर मिलेगा ही, क्योंकि ये इन्फेक्शन हो रखा है, तो यहाँ पे मॉडरेट टू हाई ग्रेड फीवर मिल सकता है चिल्स एंड राइगर के साथ। इसके अलावा कफ भी मिलेगा एक्सपेक्टोरेशन के साथ, माने कि स्पूटम के साथ। तो क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक एंड कलर ऑफ कफ डिपेंड्स अपॉन द कॉजेटिव एजेंट, की मतलब ऐसा होता है कि कुछ बैक्टीरिया के केसेस में अलग कलर का स्पूटम मिलेगा, ग्रेइश हो सकता है, येलोइश हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन के केस में अलग मिल सकता है, वायरल निमोनिया के केस में अलग मिल सकता है। तो हर किस तरीके का पैथोजन ने ये निमोनिया करवाया है उसके हिसाब से अलग अलग कलर का स्पूटम मिलेगा। इसके अलावा जो है चेस्ट पेन यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे ना पेरिफेरल चेस्ट पेन होता है। ठीक है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा बताया हुआ है कि चेस्ट पेन वैसे 2 तरीके का होता है, सेंट्रल चेस्ट पेन एंड पेरिफेरल चेस्ट पेन। निमोनिया के पेशेंट में एक टिपिकल तरीके का चेस्ट पेन मिलता है
जिसको कहते हैं पेरिफेरल चेस्ट पेन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब हम पेशेंट को डीप इनहेल करने के लिए कहते हैं ना, तब उसको पेन होता है इसमें। ठीक है, पेन ड्यूरिंग डीप इनहेलेशन। और तो इनहेल वो कर नहीं पाता डीप। अगर कुछ पेशेंट डीप इनहेल कर लें तो वो उसको लंबे टाइम तक होल्ड भी नहीं कर सकते। ये एक टिपिकल फीचर है जो कि हमको निमोनिया में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, इन निमोनिया पेरिफेरल चेस्ट पेन इज प्रेजेंट। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेन इज निमोनिया इज इंक्रीजिंग the characteristic of pain in pneumonia is increasing on deep inspiration due to lung expansion and stretching of the parenchyma. Patient is unable to take deep breath. If he takes deep breath, he is unable to hold it. ठीक है, ये सारी बातें हमने ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं डिज्निया की। इसमें चौथा जो क्लिनिकल फीचर है वो हमको देखने को मिलता है डिज्निया। ठीक है, डिज्निया यानी डिफिकल्टी ऑफ ब्रीदिंग। तो डिज्निया के भी 4 ग्रेड होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये ग्रेड्स होते हैं डिज्निया के। तो डिज्निया के 0 नहीं होता, इट्स 1, 2, 3, 4। ठीक है, 4 ग्रेड होते हैं डिज्निया के। तो डिज्निया जितना सीवियर निमोनिया होगा उसके हिसाब से सीवियरिटी ऑफ डिज्निया का ग्रेड विल ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, डिपेंड अपॉन द सीवियरिटी ऑफ द डिजीज। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस नॉन स्पेसिफिक फीचर। ये तो 4-5 ऐसे थे जो बिल्कुल मिलेंगे। इसके अलावा और क्या क्या मिल सकता है? तो एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगेगी, नोजिया है, मैलेजिया, बॉडी में दर्द रहेगा, समटाइम्स हेडेक भी उसको मिलेगा। अब यहाँ पे हम करेंगे इसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, अब हम एग्जामिनेशन में क्या क्या पाएंगे तो देखेंगे क्या पहले तो रेस्पिरेटरी रेट, पल्स रेट, बीपी, टेम्परेचर, साइनोसिस, पेन एंड इंस्पिरेशन, ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाएंगी। अब इसका हम करेंगे इंस्पेक्शन। ठीक है, इंस्पेक्शन पे हमें क्या मिलेगा कि जो चेस्ट मूवमेंट है एंड चेस्ट वॉल का जो एक्सपेंशन है वो डिक्रीज्ड है, जहाँ दोनों साइड में या जिस भी साइड निमोनिया के पैथोजन ने ज़्यादा अफेक्ट किया हुआ है। इसके अलावा पैल्पेट करेंगे ना तो टेक्टाइल वोकल फ्रेमेटस विल बी प्रेजेंट। टेक्टाइल वोकल फ्रेमेटस क्या होता है कि अल्नार बॉर्डर को हमें अपने ट्रेकिया पे रखना होता है, फिर हमें एक साउंड सुनाई देती है, दैट इज कॉल्ड टेक्टाइल वोकल फ्रेमेटस। तो पैल्पेशन करने पे ये इन निमोनिया के पेशेंट्स में मिलता है। ठीक है, वोकल फ्रेमेटस प्रेजेंट, वी कैन फील द वोकल फ्रेमेटस विद अल्नार बॉर्डर ऑफ आवर हैंड। ठीक है, एंड इट इज कॉल्ड टेक्टाइल वोकल फ्रेमेटस, TVF। इसके अलावा और क्या क्या मिलेगा? डल चेस्ट ऑस्कल्टेट करने पे डल साउंड मिलेगा। और क्या मिलेगा? ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड। ठीक है, इसके अलावा फाइन एंड कोर्स क्रेपिटेशंस मिलेंगे, प्लूरल रब में बी हर्ड। ठीक है, ये डिफरेंट तरीके के साउंड्स हैं। ठीक है, ये आपको देखने पड़ेंगे एक बार, फिर ही आप समझ पाएंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। इसके अलावा इफ प्लूरा इज एक्सटेंसिवली इन्वॉल्व, ठीक है, तो क्या मिलेगा? प्लूरल रब मिलेगा, ईगोफोनी फिनोमेना मिलेगा। पेशेंट को हम बोलेंगे ई बोले, लेकिन हमको सुनाई आएगा ए, हमको क्या? सभी को। ये निमोनिया के पेशेंट्स में ये मिलता है। ठीक है, हम उसको अगर आपसे पूछे कोई कि ईगोफोनी फिनोमेना क्या है, तो आपको कहना है कि पेशेंट को जब हम ई बुलवाते हैं तो वो सुनाई देता है ए, और ये मिलता है निमोनिया के पेशेंट्स में। ठीक है, इसके अलावा अब बैड प्रोग्नोस्टिक साइन क्या क्या होते हैं, मतलब किन पेशेंट का हम कहेंगे कि जो निमोनिया है वो बैड प्रोग्नोसिस हो रहा है उसका। तो क्या होता है कि इफ़ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज़ टू लो, ठीक है, बहुत ज़्यादा कम है, लेस देन 60 mmHg है, तो वो बैड प्रोग्नोसिस है। एक्सट्रीम्स एज के पेशेंट, अब बच्चे हैं या बूढ़े हैं। इसके अलावा टेकिपनिया, रेस्पिरेटरी रेट जो है बहुत बढ़ा हुआ है उसका, एट्रियल फिब्रिलेशन हो रहा है और ल्यूकोपीनिया हो रहा है, तो इन सब कंडीशन में बैड प्रोग्नोसिस हो जाएगी। इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करवा देंगे हम? PA व्यू करवा देंगे। ठीक है, इसके अलावा स्पूटम एग्जामिनेशन है, CBC है, चेस्ट एक्सरे है, स्पायरोमीट्री है, एलाइजा, ये सब हम इन्वेस्टिगेशन करवा देंगे। ट्रीटमेंट में क्या देंगे? इसका मेनली जो है हम एंटीबायोटिक्स ही देते हैं, तो ये सारे जो है एंटीबायोटिक्स ही हैं। ठीक है, सिफेलोस्पोरिन है, सेफ्ट्राइएक्सोन, मैक्रोलाइट्स होती हैं, क्लोरा थ्रोमीन, इसके अलावा फ्लूरोक्यूनॉन्स होती हैं, लेवोफ्लॉक्सिन, ऑक्साफ्लॉक्सिन एंड मॉक्सीफ्लॉक्सिन। अब होती है बीटा लैक्टेम एंटीबॉडीज, एमॉक्सिसिलिन, बीटा लैक्टेज इनहिबिटर होता है क्लेविसिलिन, एंड कार्बाजेपिम एंटीबॉडीज होती हैं अमाइनो एमीपिनेम। ठीक है, ये सारी हम देखो निमोनिया में कुछ है नहीं, क्योंकि इसमें एक पैथोजन का इन्वॉल्वमेंट है, तो हमने इसमें करना क्या होता है? खाली एंटीबायोटिक्स ही हम इसमें चला सकते हैं और इसका कोई खास रोल है नहीं। ठीक है, ओके, सो दैट वॉज इट अबाउट निमोनिया। अब हम लोग अपना नेक्स्ट डिजीज स्टार्ट करेंगे, दैट इज पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, बहुत कॉमन है इंडिया में। देन नाउ वी विल डिस्कस पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, जिसे हम TB भी कहते हैं। तो आई होप जहाँ अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया है वो आपको समझ में आया होगा। तो लेट्स बिगिन विद द न्यू टॉपिक। सो ये है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। सो इसमें क्या होता है
ये भी एक क्रोनिक इन्फेक्शियस डिजीज़ है और होती किससे, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई नाम के बैक्टीरिया से होती है, जो कि एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और एरोबिक भी है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब ये हो किस किस रूट से ये बैक्टीरिया जो है हमारी बॉडी के अंदर घुस सकता है, इनहेलेशन के थ्रू, ठीक है, सांस मतलब एयर में है तो घुस जाएगा अंदर, इंजेक्शन के थ्रू, इंजेक्शन में आप ऐसा समझिए कि हमने कोई ऐसी गाय का दूध पी लिया, ये समझिए नहीं, इसका लॉजिक ही यही है कि इंजेक्शन क्या है कि हम किसी का जूठा तो खाएंगे नहीं ना, जो टीबी का पेशेंट है ऑब्वियसली नहीं खाता है कोई, तो कैसे हो जाता है इंजेक्शन से, तो इंजेक्शन से होता है ऐसे है कि कोई ऐसी काव है जो कि टीबी से ग्रसित है, ठीक है, उसका जो दूध है उसमें भी बैक्टीरिया आएगा, वो मिल्क हमने कंज्यूम कर लिया तो हमें हो जाएगा फिर टीबी, ठीक है, ये इंजेक्शन के रूट में। इसके अलावा हेमेटोजीनियस रूट फ्रॉम मदर टू बेबी, ठीक है, ये सब हो गए इसके रूट ऑफ एंट्री। माइकोबैक्टीरियम बोविस जो है रेजिस्टेंट टू गैस्ट्रिक सिक्रीशन होता है, जैसे मैंने आपको बताया क्या होता है, हम इंजेस्ट कैसे करते हैं, काउ मिल्क के थ्रू, तो पेट में जाके कुछ नहीं होगा, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, गैस्ट्रिक जूसेस उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, ठीक है, ये हो गया। तो रूट ऑफ एंट्री 3 होती है, कैसे ये बैक्टीरिया घुसेगा, तो इनहेलेशन से, इंजेक्शन से एंड हेमेटोजीनियस रूट से। पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है, राइट, अब देखिए जो टीबी का बैक्टीरिया है ना, वो एक तो एरोबिक है, ठीक है, उसको एयर बहुत चाहिए, तो जो राइट लंग का अपर लोब होता है ना, वो हाईली वेंटिलेटेड होता है, तो इसीलिए जो भी ये टीबी का कॉम्प्लेक्स बनता है ना, ये ऊपर राइट लंग के अपर लोब में ही बनता है। अगर आपसे पूछे कोई कि टीबी राइट लंग का कौन से लंग में होता है, तो आपने कहना है राइट लंग में, क्यों, और राइट लंग में भी कहाँ, अपर लोब में, वहाँ पे क्यों, क्योंकि वहाँ पे हाईली वेंटिलेटेड है, वो मैक्सिमम सबसे ज़्यादा वेंटिलेशन वहीं पे है, और ये जो बैक्टीरिया है वो एरोबिक होता है, ठीक है। तो अब देखिए पैथोफिजियोलॉजी में क्या है, राइट लंग अपर लोब हाईली वेंटिलेटेड रहता है, इसलिए मोस्ट प्रोन फॉर टीबी। अब ये देखिए इसकी पैथोफिजियोलॉजी कैसे चलेगी, बैक्टीरिया बॉडी में घुसा, इसने क्या करवाया, इन्फ्लेमेटरी चेंजेस करवाए इन द फॉर्म ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूट्रोफिल्स एंड अदर सेल्स। ऑब्वियसली कोई भी फॉरेन बॉडी हमारे शरीर में घुसेगा फॉरेन पार्टिकल, तो हमारी बॉडी क्या WBC उस पर अटैक करेंगे, तो वो ही इसके साथ भी होता है। अब क्या होता है कि अगर पेशेंट जो है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, ठीक है, तो ये क्या होगा, इस इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होगा, गोन कॉम्प्लेक्स एक बन जाएगा लंग्स में, ठीक है, ये गोन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा लंग में, ठीक है। गोन कॉम्प्लेक्स होता क्या है कि ये चीज लाइक अपीयरेंस होती है इसकी, जो कि इसमें सेल डेब्रिज होते हैं, ठीक है, डेड सेल्स वगैरह इसमें सारे पड़े हुए होते हैं, तो ये बन जाएगा। अब ये बन गया लंग में, ठीक है। अब अगर पेशेंट इम्यूनिटी उसकी ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अब ठीक हो गई तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर फिर भी वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड ही रहा पेशेंट, तो क्या होगा, देखिए लिखा है इफ इम्यूनिटी इज गुड देन इट हील्स इटसेल्फ लीविंग अ कैल्सिफाइड एरिया एट दैट साइट, बट अगर वो पेशेंट जो है माल नरिश्ड है और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो क्या होगा कि ये आगे चल के एक्टिव टीबी में बदल जाएगा। तो ये इसका रहता है पैथोफिजियोलॉजी। क्या होता है पैथोफिजियोलॉजी में, बैक्टीरिया आता है अंदर और क्या करता है, इन्फ्लेमेटरी चेंजेस कराता है, WBC वगैरह सबको एक्टिवेट करता है, उसके बाद क्या करता है, जाके लंग में गोन कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ठीक है। अब गोन, अगर ये पेशेंट अच्छा है, इम्यूनिटी अच्छी है, तो ये गोन कॉम्प्लेक्स अपने आप ठीक हो जाता है, वहाँ पे कैल्सिफिकेशन हो जाता है खाली, बस बाकी ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ये पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्टिव टीबी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ टीबी में क्या क्या है। टाइप्स ऑफ टीबी में स्पाइनल टीबी कहते हैं, जिसको पॉट स्पाइन कहते हैं। लिम्फ नोड का टीबी हो सकता है, जिसको लिम्फ नोड टीबी कहते हैं। लिम्फ नोड कहाँ कहाँ होती है, एक्जिला में, इंग्वाइनल में, सब मैक्सिबल में, ठीक है। इन सब की ट्रीटमेंट मतलब हमें कैसे पता लगाएंगे, अगर लिम्फ नोड सूजी हुई है और हम कैसे पता लगाएंगे कि इनका टीबी हो गया, तो हमें FNAC कराना पड़ेगा, ठीक है, फाइन निडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। ये एक इन्वेस्टिगेशन होता है, इसके थ्रू हम जाँच कर पाएंगे कि लिम्फ नोड में टीबी है या नहीं। अब देखिए ये दोनों जो है इनका एक लंबा ट्रीटमेंट चलेगा। इसके अलावा और क्या क्या तरीके के टीबी होते हैं, तो एक होता है डिसएमिनेटेड टीबी, ठीक है। जब डिसएमिनेटेड टीबी में क्या होता है कि मल्टीपल ट्यूबरकुलर ऑर्गेनिजम्स जो है सर्कुलेशन में आ जाते हैं, कहाँ से, प्राइमरी साइट ऑफ इन्फेक्शन से, और पूरे शरीर में फैल जाते हैं, पूरे ब्लड में फैल जाते हैं। और जब पूरे ब्लड में जब बैक्टीरिया घूम रहा है, तो ब्लड तो हर ऑर्गन में जा रहा है, तो इन पेशेंट्स में क्या होता है, हर ऑर्गन का टीबी हो जाता है, ठीक है, मल्टीपल ऑर्गन का साथ में हो जाता है, और इसी को क्या कहते हैं, डिसएमिनेटेड, जो कि इसकी बहुत हाई मोर्टेलिटी रेट रहता है। और अनट्रीटेड टीबी केसेस में क्या है,
कैविटी बन जाती है और उनकी डेथ हो जाती है। अब एक्सरे में थोड़ी सी बात करें तो जो कैल्सिफाइड एरिया है ना वो ओपेक होता है, तो टीबी में दिखेगा। हाइपर ट्रांसलूसेंट कोई एरिया है, मतलब हाइपर ट्रांसलूसेंट हो रखा है ना कोई एरिया लंग में, तो वो ब्लैक दिखेगा। हाइपर ओपेसिटी जो है एक्सरे में एक्स्ट्रा वाइट दिखती है। इसके अलावा अब वापस आ जाते हैं टीबी पे, ये थोड़ा एक्स्ट्रा था। टीबी में क्या है कि फैक्टर्स विच प्रीडिस्पोज द पेशेंट फॉर द एक्टिवेशन ऑफ प्राइमरी फोकस। अब किन पेशेंट, देखिए वो घोन कॉम्प्लेक्स बॉडी में तो घुस गया ना, एक में क्या है वो प्रेसिपिटेट नहीं हो रहा है टीबी की तरह, एक में आगे चल के टीबी करवा दे रहा है। तो किन किन लोगों में वो टीबी करवाएगा, तो जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है उनमें कौन होते हैं वो HIV पेशेंट, डायबिटीज़, क्रोनिक जो स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, ठीक है, क्रोनिक एडिक्ट जो अल्कोहल स्मोकिंग, माल नरिश्ड, इन सारे पेशेंट्स में होगा। अब ये जो ट्यूबरकुलर बैक्टीरिया है इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, तो 4 to 8 वीक्स होता है। अब क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या पेशेंट कंप्लेन करेगा हमारे पास आके, मॉडरेट टू हाई ग्रेड फीवर, ठीक है, क्योंकि उसे इन्फेक्शन हो रखा है। इसके अलावा प्रोडक्टिव कफिंग रहेगी, ब्लड मिक्स स्पूटम के साथ आएगा, ठीक है, स्पूटम होगा और ब्लड भी साथ में मिला हुआ होगा। इसके अलावा क्या, एनोरेक्सिया रहेगा, वेट लॉस रहेगा, थकान उसको रहेगी, रात में स्वेटिंग रहेगी, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा और क्या क्या दिखेगा, वो ये एनोरेक्सिया, वेट लॉस, पेन, ये सारी चीज़ें वो बताया करेगा। और ये थोड़ा सा जनरल नॉलेज की बात है कि कभी भी कफिंग जो है 2 से 3 हफ्ते तक रह गई है तो हमें चेस्ट एक्सरे करवा देना चाहिए सेफ साइड के लिए। अब बात करते हैं टीबी में क्लिनिकल साइंस हमें क्या दिखेगा। सिम्टम्स तो हमने देख लिए, पेशेंट आके बताएगा ब्लड मिक्स स्पूटम आ रहा है जी, फीवर हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, वेट लॉस है, थकान सी महसूस हो रही है। अब हम क्या क्या देखेंगे, कैविटी फॉर्म हो गई है, घोन कॉम्प्लेक्स बन गया है, तो वो हमें एक्सरे में दिखता है, ठीक है, तो वहाँ पे वाइट वाइट दिखता है, तो वो चीज़ कैविटी फॉर्मेशन कहलाती है। फाइब्रोसिस ऑफ लंग है, लंग्स में जो है खराब होने लगी है लंग्स, ठीक है। इसके अलावा प्लूरल इफ्यूजन है, पानी भरने लगा है, निमोनिया होने लगेगा, एम्फाइसीमा होने लगेगा, नीमोथोरेक्स, हवा भर जाएगी वहाँ पे, ठीक है, प्लूरल थिकनेस होने लगेगी, फाइब्रोटिक कोलैप्स ऑफ द लंग हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट है ये दोबारा से कि अगर ब्लड के साथ स्पूटम आ रहा है तो हेमेप्टाइसिस, ब्लड विथ वॉमिटिंग, हिमेटेमेसिस, पेनलेस हिमेटोस्पर्मिया, CA प्रोस्टेट ऑफ कैंसर में CA ऑफ प्रोस्टेट में दिखेगा, प्रोस्टेट के कैंसर में दिखेगा। इसके अलावा जो मेलिना है, ठीक है, ब्लैक कलर का ऑकल्ट ब्लड होता है जो कि स्टूल के थ्रू निकलता है। हीमोचीजिया होता है, फ्रेश ब्लीडिंग होती है जो एनस से होती है फिशर और एक्सटर्नल हेमरॉइड्स में। अब बात करते हैं टीबी में हम इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या कराएंगे, तो हम CBC कराएंगे, चेस्ट एक्सरे कराएंगे, स्पूटम का एग्जामिनेशन कराएंगे, एसिड फास्ट बेसिलाई, ठीक है। ये आपने आई गेस पैथोलॉजी में लैब, जब हम सेकेंड ईयर में पैथोलॉजी सब्जेक्ट होता है वहाँ पे ये टेस्ट अपनी पैथो लैब में किया होगा, ठीक है। तो ये हम टेस्ट करवाते हैं। इसके अलावा देखिए फिर मॉन्टॉक्स टेस्ट कराते हैं, ESR करवाते हैं। सैंपल जो है हम स्पूटम के 3 सैंपल लेते हैं, अगर एक पॉजिटिव आया है तो माइल्ड इन्फेक्शन समझते हैं, 2 या मोर देन 2 पॉजिटिव है तब हम समझेंगे कि ये पेशेंट जो है एक्टिव टीबी का केस है। अब बात करते हैं एक्सरे। देखिए एक्सरे में अगर हील्ड लेजन है, ठीक है, मतलब इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, अच्छी इम्यूनिटी वाला पेशेंट था, तो उसमें कैसा दिखेगा, कैल्सीफाइड दिखेगा, ठीक है, एकदम ये जैसे लंग है तो यहाँ पे एकदम इस तरीके से कैल्सीफाइड वाइट वाइट एरिया दिखेगा जिसके वेल डिफाइंड पेरिफेरी मतलब बॉर्डर्स होंगे। जो फ्रेश लीजन है वो कैसे दिखेगा, वाइट एंड ब्लैक एरिया मिक्स दिखेगा, ठीक है, ये बात हो गई। एक्सरे में टीबी पेशेंट के क्या दिखेगा। अब होता है मॉन्टॉक्स टेस्ट, ठीक है। मॉन्टॉक्स टेस्ट में देखिए क्या करते हैं कि ट्यूबरकुलिन प्रोटीन होता है, इसको 1 ml लिया जाता है, ठीक है। और क्या होता है, ये बैक्टीरिया से ही हमने लिया होता है, तो ये ट्यूबरकुलिन प्रोटीन लेके हम पेशेंट की फोरआर्म में इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है, और 48 आवर्स के लिए छोड़ देते हैं। अब 48 आवर्स के बाद वापस बुलाते हैं उस पेशेंट को, अगर वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुआ है जहाँ पे इन्फेक्शन हमने इंजेक्ट किया है और वो लेस देन 5 mm का उसका डायमीटर, तो हमें समझना है कि मॉन्टॉक्स जो है नेगेटिव है। लेकिन अगर उस इन्फ्लेमेशन, जैसे ये उसकी आर्म है, ठीक है, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुआ है, इसका अगर ये जो डायमीटर है वो 5 mm से कम है तो समझना है नेगेटिव है। अगर इसका जो डायमीटर है वो 5 से 10 mm के बीच में तो हमें समझना है वीकली पॉजिटिव है ये पेशेंट, ठीक है। अगर जो इन्फ्लेमेशन का एरिया ये जो है, ठीक है, जहाँ पे हमने इंजेक्शन लगाया था वहाँ पे जो सूजन आई है वो मोर देन 10 mm हो गया डायमीटर उसका, तो हमें समझना है कि पेशेंट जो है स्ट्रांगली पॉजिटिव है, मतलब ये पक्का पक्का टीबी का केस है।
अब मॉन्टोक्स क्या है, फॉल्स नेगेटिव भी हो सकता है कई बार, तो वो कब कब हो जाएगा, जब कोई अदर रीसेंट वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हुए होंगे, जैसे मम्स, मीजल्स, चिकन पॉक्स, टाइफॉइड एक्सेट्रा, इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स में, इन ल्यूकीमिया के पेशेंट्स में। कॉजेज ऑफ फॉल्स पॉजिटिव किस में आएगा, व्हेन लार्ज अमाउंट इज इंजेक्टेड, जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में लगा दिया है। अब बात करते हैं WHO का क्राइटेरिया जो उन्होंने TB पेशेंट्स को डिवाइड करने के लिए किया है, ठीक है। देखिए क्राइटेरिया 1, 2 एंड 3। तो क्राइटेरिया 1 में 3 तरीके के पेशेंट्स आते हैं, जो स्पूटम पॉजिटिव न्यू केसेस होंगे, स्पूटम नेगेटिव है लेकिन सीवियर पैरेन्काइमा का इन्वॉल्वमेंट है, पूरी पैरेन्काइमा इन्वॉल्व है लंग्स की, न्यू केसेस विद एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB। कैटेगरी 2 में कहेंगे ट्रीटमेंट फेलियर केसेस, जो पहले ट्रीटमेंट ले चुके हैं लेकिन वापस से उनको हो गया TB, ठीक है। सॉरी, ट्रीटमेंट फेलियर का मतलब ये होता है ना कि पेशेंट ने पूरा ट्रीटमेंट के दौरान भी उसका जो स्पूटम है वो एसिड फास्ट बैसिलस वाला जो टेस्ट था उसमें पॉजिटिव ही रहा ट्रीटमेंट के ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, और ही बिकम स्पूटम पॉजिटिव आफ्टर 5 months व्हेन द ट्रीटमेंट इज स्टॉप, ठीक है। रिलैप्स केसेस क्या होता है, एक बार पूरी तरीके से सही हुआ था वापस से हो गया, डिफॉल्टर जो है बीच में छोड़ के आधा ट्रीटमेंट भाग गए, तो ये सब आते हैं कैटेगरी 2 में। कैटेगरी 3 में कौन आता है, न्यू स्पूटम नेगेटिव केसेस विथ लिमिटेड पैरेन्काइमा का इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, लेस सीवियर फॉर्म ऑफ एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB, ऊपर क्या आ रहे थे, मोर सीवियर फॉर्म ऑफ एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB, यहाँ पे लेस सीवियर फॉर्म ऑफ एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB। न्यू स्पूटम नेगेटिव केसेस विद लिमिटेड पैरेन्काइमा, यहाँ पे है स्पूटम पॉजिटिव विद सीवियर पैरेन्काइमा, और होते हैं मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट केसेस, ठीक है। अब देखिए जो ड्रग्स होती हैं जो TB की ड्रग्स होती है ना, ये ड्रग्स होती हैं डोज एंड साइड इफेक्ट्स, ठीक है। आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, इथाम्ब्यूटॉल, पायराजिनामाइड एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सारी की सारी जो ड्रग्स होती है ना ट्यूबरकुलर की, वो सब की सब हिपैटोटॉक्सिक होती हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा हिपैटोटॉक्सिक है मतलब लिवर के लिए घातक, वो है पायराजिनामाइड, ठीक है। ये इनके डोजेज आपने ध्यान रखने हैं, सारे ओरल दिए जाते हैं, केवल एक स्ट्रेप्टोमाइसिन ऐसा है जो कि इंजेक्शन फॉर्म में दिया जाता है, सारे mg में दिए जाते हैं, केवल स्ट्रेप्टोमाइसिन ही ग्राम में दिया जाता है। 5 mg पर kg, 10 mg पर kg, 15 से 20 mg पर kg, 25 से 30 mg पर kg एंड 0.75 ग्राम्स। अब देखिए साइड इफेक्ट्स देखिए, आइसोनियाजाइड का क्या होता है, एपीफोरा करवा देता है, वाटरियाइज करवा देता है, दूसरा हिपैटोटॉक्सिक तो है ही, एंड विटामिन B6 की डेफिशिएंसी करा देता है। रिफाम्पिसिन क्या है, हिपैटोटॉक्सिसिटी करवाएगा ही, एंड रेड कलर की यूरिन ये करवाता है। इथाम्ब्यूटॉल के क्या साइड इफेक्ट है, ऑप्टिक न्यूराइटिस कराता है, डिफेक्ट इन कलर विजन, रेड एंड ग्लीन, ठीक है, मतलब कलर विजन डिफेक्ट करवा देता है इथाम्ब्यूटॉल। अब बात करते हैं पायराजिनामाइड, ये जो है आर्थराइटिस करवाता है, ठीक है, गाउटी आर्थराइटिस करवाता है, क्यों, क्योंकि ये जो यूरिक एसिड का नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है उसको डिस्टर्ब कर देता है पायराजिनामाइड। देखिए ATT के बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है ये मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ कि ये जो है 8th क्रेनियल नर्व डैमेज कर देता है, हैंस इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, ठीक है। अब क्योंकि ये सारी जो ड्रग्स हैं ATT की, ये जो सारी ड्रग्स हैं ATT की, ये क्या है, बहुत ज़्यादा हिपैटोटॉक्सिक होती है, इसीलिए जब भी ATT का कोई पेशेंट होता है ना तो उसको इन ड्रग्स के साथ हिपैटोप्रोटेक्टिव्स दिए जाते हैं, क्योंकि ये बहुत हिपैटोटॉक्सिक है, लिवर के लिए बहुत घातक है, तो हिपैटोप्रोटेक्टिव्स एज अ सप्लीमेंट प्लस B6 सप्लीमेंट्स भी दिए जाते हैं, क्योंकि ये दोनों की डेफिशिएंसी हो जाती है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट जैसे WHO ने कैटेगरी में बांटा ही क्यों है ना, ताकि ये जो ट्रीटमेंट है वो हो सके, मतलब WHO ने देखिए पेशेंट की 3 कैटेगरी बनाई ताकि जो ट्रीटमेंट है वो इजी हो जाए। अब देखिए जो कैटेगरी 1 के पेशेंट है उनका ट्रीटमेंट चलेगा 6 महीने, कैटेगरी 2 वालों का चलेगा 8 महीने, कैटेगरी 3 वालों का भी चलेगा 6 महीने। अब इसको ना 2 हिस्सों में बांटा जाता है, एक होता है इंटेंसिव फेज, दूसरा होता है एक्सटेंसिव फेज। तो देखिए इनिशियली 2 मंथ के लिए 5 ATT चलेंगी, आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, इथाम्ब्यूटॉल, पायराजिनाम, वो 5 चलेंगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट 4 मंथ को हम कहेंगे कंटिन्यूअस फेज, पहला जो 2 महीना है ना इसमें वो कहलाता है इंटेंसिव फेज जिसमें 5 ATT चलेंगी। नेक्स्ट 4 महीने वो है कंटिन्यूअस फेज जिसमें केवल रिफाम्पिसिन एंड आइसोनियाजाइड चलेगी। फिर बात करते हैं कैटेगरी 2 में 8 महीने की चलेंगी। 8 महीने में क्या होता है, इनिशियली
3 महीना इंटेंसिव फेज कहलाता है, जिसमें 2 महीने के लिए हम लोग 5 ATT चलाएंगे और 1 महीने में हम लोग स्ट्रेप्टोमाइसिन को छोड़ के 4 चलाएंगे। नेक्स्ट 5 मंथ्स ये कहलाएगा कंटिन्यूस फेज, जिसमें कि हम लोग आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन एंड इथाम्ब्यूटॉल, ठीक है। एच जो है आइसोनियाजाइड का एब्रीवेशन है, आपने ध्यान रखना है। कैटेगरी 3 में क्या है, 2 महीने का इंटेंसिव फेज होता है, जिसमें आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन एंड पायराजिनामाइड चलाएंगे। 4 मंथ जो है कंटिन्यूस फेज होता है, जिसमें हम लोग आइसोनियाजाइड एंड रिफाम्पिसिन चलाएंगे, ठीक है। कुछ नई ड्रग्स भी ऐड हुई हैं ATT के ट्रीटमेंट में, जो कि होती हैं फ्लूराक्यूनॉन्स, मैक्रोलाइड्स, अमाइनोग्लाइकोसाइड जैसे कैनामाइसिन है, वैकोमाइसिन, ये सब न्यू ड्रग्स, आई एम सॉरी, हाँ ये सब ना कैनामाइसिन, ऑफ्लॉक्सिन, इथोनामाइड, ये सब न्यू ड्रग्स हैं। इतना नहीं भी ध्यान रखेंगे, ऊपर ट्रीटमेंट वो कैटेगरी और क्या ड्रग्स हैं वो सब आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग बस इतना ही डिस्कस करते हैं, बाकी जो बची हुई रेस्पिरेटरी सिस्टम की मॉडर्न की डिजीज़ है वो हम लोग नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, ओके। आई होप ये आपको समझ में आया। थैंक यू।